हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज हमारा ये वीडियो रहेगा हमारे राष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति की हम जितनी भी चर्चा है यानी भाग 5 के हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो ऑल राजस्थान, ऑल इंडिया सभी एग्जामों के लिए मोस्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक पटवार, वीडियो, एसएससी, दिल्ली पुलिस इन सभी में आता है। तो आज हमारा ये वीडियो उन सभी एग्जामों के तौर पे रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाग 5 का, यानी भाग 5 में हम स्टार्ट कर रहे हैं संघ। हम बस स्टार्ट कर रहे हैं भाग 5 यानी अध्याय 5 की हम चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है उसकी बात की जाए, उसमें यूनियन शब्द दिया गया है, यानी यूनियन का मतलब होता है संघ, जिसमें अध्याय 5 से हमारा जो पूरा भारत का ढांचा है ना उस इस अध्याय 5 के द्वारा चलता है। जिसमें हम बात करें यूनियन में तो हमारे पास कार्यपालिका है, हम बात करते हैं इसमें विधायिका है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय है, और इसमें केग है। यानी यूनियन 5 की बात करें, यानी यूनियन 5 यानी संघ की बात करते हैं, अध्याय 5 की बात करते हैं तो हमारे पास कार्यपालिका है और विधायिका है और सर्वोच्च न्यायालय है और केग है। अब बात करें हम अध्याय 5 यानी संघ की, उसमें आर्टिकल कितने से कितने तक है, तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 आर्टिकल हमारे पास है। यानी हम आर्टिकलों की बात करते हैं तो 52 से 151 आर्टिकल के हम बात करेंगे। यानी इस भाग 5 में हम 52 से 151 आर्टिकल तक सभी आर्टिकलों की बात करते जाएंगे। धीरे धीरे जैसे हमारे 52 से आर्टिकल से स्टार्ट होगा और 151 आर्टिकल केग तक चलेगा ये, यानी इसमें केग 52 151 तक का विषय है, कार्यपालिका में, विधायिका में, सर्वोच्च न्यायालय और केग में। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये हमारे भाग 5 में दी गई है, इतने एक 5वें भाग में, यानी 52 से 151 तक इतने हमारे संविधान सभा में है। ठीक है, हम बात करते हैं कार्यपालिका की। हमारा आज का ये टॉपिक इस पैटर्न से रहेगा, यानी हम बात करेंगे कार्यपालिका में। कार्यपालिका में हमारे पास 4-5 भाग है। ठीक है, जिनमें हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति है, यानी देश का सर्वोच्च नागरिक, जो हमारे देश के लिए सर्वोच्च मान्य है, यानी हमारे संविधान में से सर्वोच्च पद की उपाधि दी गई है, हम उसकी बात करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री की, फिर बात करेंगे मंत्रिपरिषद, और फिर बात करेंगे महान्यायालय की या महान्यायाधीश की। ठीक है, यानी हमारे मुख्य रूप से कार्यपालिका के ये 5 भाग है, यानी कार्यपालिका इन पे टिकी हुई है, यानी ये कार्यपालिका के 5 स्तंभ है। अब कार्यपालिका के ये 5 मुख्य स्तंभ होने के कारण हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की। ठीक है, कार्यपालिका की हम बात करेंगे आज राष्ट्रपति की, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति की हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति की हम एक छोटी से छोटी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, क्या राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, क्या विधायिका पावर है राष्ट्रपति की, किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, किस प्रकार राष्ट्रपति देश को चलाता है, क्या देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, सेनाओं का सबसे सर्वोच्च नागरिक होता है, उन सभी की हम बात करेंगे। तो आज पहले मैं बता चुका हूं कि हमारे भाग 5 अध्याय 5 में हम आर्टिकल 52 से 151 तक बात करेंगे, जिसमें अध्याय हमारे संघ की बात की गई है अध्याय 5 में, जिसमें इन 5 भागों में बात की गई। कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, सर्वोच्च न्यायालय होगी और केग होगी। जिसमें कार्यपालिका का आर्टिकल 52 से 78 तक भाग रहता है और विधायिका की 74 से 123 तक रहता है, जिसमें संसद वगैरह सभी आ जाएगी इसमें। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एक मान ली सुप्रीम कोर्ट का अलग ही मैटर होता है जो आर्टिकल 124 से 147 में होता है, और केग हमारा जो 148 से 151 तक होता है। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक भाग 5 में हमने जान ली है यूनियन के बारे में, यानी अध्याय स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो आज हमारा अध्याय स्टार्ट होने के कारण हमने इन चारों भागों की बात कर ली है, इन संघ में ये आएंगे। ठीक है, पर मेन मुख्य टॉपिक हमारा क्या है आज, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। ठीक है, राष्ट्रपति एक अलग से ओहदा रखने वाला है, यानी हमारे संविधान में राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक की उपाधि दी गई है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति हमारे देश का क्या होता है, एक सर्वोच्च नागरिक होता है। यानी राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपति के नीचे सभी कार्य स्टार्ट होते हैं, यानी आपको कोई विधेयक बिल या अन्य कोई बिल पास करना है तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी या राष्ट्रपति की सिग्नेचर आपको चाहिए होगी। ठीक है, आज हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की बात करने के लिए हमने मुख्य रूप से राष्ट्रपति का
बात करते हैं राष्ट्रपति की आर्टिकल की, यानी राष्ट्रपति की आर्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति के आर्टिकल में पहला आर्टिकल 52 है, यानी आर्टिकल हम बात करें राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति में हमारे पास आर्टिकल है, यानी राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो हमारे देश की गरिमा और उत्तेजना इन सभी को बढ़ाता है। राष्ट्रपति हमारे देश का मोस्ट पॉपुलर पद माना जाता है, यानी राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक माना जाता है। तो राष्ट्रपति हम 52 आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 में हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यानी आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 में यह लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी हमें आप यह तो पता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह आर्टिकल आपको पूछ लिया तो किसमें लिखा है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल लिखा हुआ है 52 में। ठीक है, हम बात करते हैं आगे, यानी ये नॉर्मल आर्टिकल, आपको 52 आर्टिकल पूछ लिए जाए तो आपको बता देना कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, हमें आर्टिकल 52 में लिखा हुआ स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करें आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 की हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे आर्टिकल 53 की, जिसमें यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां निहित होगी, यानी राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियां निहित होगी। यानी हम बात करें राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी। इसका आप मतलब समझो तो, यानी कार्यपालिका शक्तियों का निहित होने का यह कह रहा है कि जितने भी हमारे जो कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा होके जाएंगे, यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां निहित होने का इसमें यही मतलब होता है कि राष्ट्रपति में जितने भी हम कार्य करते हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में या हमारे संघ में जो भी कार्य होते हैं, राज्य का शब्द यहाँ पे वो राज्य नहीं निकालना है, क्योंकि राज्य का शब्द एक पर्टिकुलर स्टेट यानी पर्टिकुलर एक देश के लिए राज्य का शब्द लिया गया है। यानी जब हमारे राज्य हमारे देश में जो भी कार्य होगा उसमें राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी राष्ट्रपति में निहित होने का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा वो कार्य संपन्न होगा। अगर आपने कोई विधेयक बिल तैयार किया है, अब विधेयक बिल तैयार होने के बावजूद उसे राष्ट्रपति की सिग्नेचर चाहिए, यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के कारण वो राष्ट्रपति के आगे जाएगा, यानी बिल वो पास होगा। आपने मान लीजिए संसद में बिल पेश किया, जिसमें आपने संसद में राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों संसद के बिल पास हो गया। ठीक है, अब बिल पास होने के लिए उसे मंजूरी किससे मिलती है, तो उसे मंजूरी चाहिए उसकी राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराकर उस बिल को लागू करने के लिए। ठीक है, यानी बिल को लागू होने के लिए लास्ट तक किसकी मंजूरी चाहिए होगी, वो राष्ट्रपति में होगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति आर्टिकल 53 में ये मुख्य बात यह है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तब ये कार्यपालिका शक्ति निहित होने के कारण राष्ट्रपति सोचता है कि उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, यानी राष्ट्रपति ये सोचने लग जाएगा कि मेरे अलावा कार्य कर कोई शक्ति है ही नहीं किसी के अंदर। पर संविधान में संविधान एक ऐसे तौर से तैयार किया गया है जिसमें सभी आंकड़ों को देखा गया है, यानी सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, एक राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। दूसरा आर्टिकल 153(2) जो कोई नहीं बताता आपको कि आर्टिकल 153(2) क्या कहता है, वो देखो। आर्टिकल 153(2) क्या कहता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होगा, तीनों इसमें ये बात की गई आर्टिकल 53(2) में ये बात की गई कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च नागरिक होता है ना, यानी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है, यानी आप बात करते हो चीफ कमांडर की यानी सीएससी, यानी आप बात करते हो उन सभी के, तो उन सभी के ऊपर में कौन रहता है, राष्ट्रपति रहता है। यानी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का एक मुख्य रूप से एक अधिकारी पद होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होगा। अगर राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं की शक्ति है, राष्ट्रपति उनमें आप चाहे कर्नल उन सभी से ऊपर है ना, जो हमारे सीडीएस पद है उससे भी ऊपर कौन है, यानी सीडीएस हमारे तीनों सेनाओं का पद होता है, यानी सीडीएस की बात करें ये सीडीएस पद है। ठीक है, यानी सीडीएस पद से भी ऊपर कौन है, हमारे राष्ट्रपति है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति सीडीएस पद से भी ऊपर है। इन तीनों सेनाओं का हमारा क्या रहेगा, तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति क्या रहेगा, मुख्य रहेगा। यानी आर्टिकल 53 में ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित तो होगी, बल्कि वो शक्तियों का जिक्र किसके द्वारा करेगा,
अब ये नहीं है कि राष्ट्रपति सोच ले कि मैं इस जन्नत का राजा हूँ, यानी मैं इसका राजा हूँ, बल्कि नहीं, हमारे संविधान में ये इंदिरा गांधी जी ने बात कह दी थी कि आर्टिकल 73 की बात करें ना, यानी आर्टिकल 73 की, आर्टिकल 74 सॉरी, आर्टिकल 74 में ये स्पष्ट लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति राष्ट्रपति अगर बिल आता है, वो ये नहीं है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद, सलाह या सहायता के लिए। यानी इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 53 में ये बात तो कह तो दी गई है कि आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, किसमें, राष्ट्रपति में होगी, बल्कि राष्ट्रपति यह सोचता है कि मेरे में सभी कार्यपालिका शक्तियां हैं। यह बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका शक्ति नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 74 जाकर पढ़ते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद होगी जो उसको सलाह देगी कि आप यह काम करो। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति अकेले का कुछ नहीं है, यानी राष्ट्रपति अकेले का कुछ नहीं है। ये बात कब जोड़ी गई थी, हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये कब हुआ था, 1976, जिसमें इंदिरा गांधी ने ये संविधान संशोधन कराया था, जिसे हम मिनी संविधान कहते हैं। यानी संविधान का छोटा भाग कौन सा होता है, मिनी संविधान। आपको आर्टिकल ऐसे ही पूछ लिया जाए कि मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है, तो आप बता देना 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, यानी आर्टिकल 53 में हमने बात कर ली कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। तीनों सेनाओं का मुख्य कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। बल्कि आर्टिकल 53 में यह सोचकर राष्ट्रपति यह नहीं सोच सकता कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं, नहीं, आप किस आर्टिकल 74 जाकर पढ़ना, उसमें यह बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता लेनी अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, अनिवार्य कर दी गई थी, यानी उसको साइन करने ही पड़ेंगे, तब उसको साइन करनी पड़ेगी। ये बात किसने कह दी थी, इंदिरा गांधी जी मैडम जी ने कह दी थी कि उसको राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। बल्कि आगे जाके आर्टिकल इसको अनिवार्य करने के लिए एक 44वां संविधान संशोधन आता है, देसाई जी की सरकार में संविधान संशोधन आता है 1978 को, जिसमें यह बात कह दी गई थी कि राष्ट्रपति इस, अगर आपके पास बिल या विधेयक जो भी आता है उसको अगर मानने ना मानने के लिए एक बार वो सलाह के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसका मतलब यह होता है कि आपको संविधान संशोधन में आर्टिकल 53 में यह बात, पहले मैं राम से आप सभी को आर्टिकल बता रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए मोस्ट इतनी देर लगा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 53 इतना मोस्ट है कि आपको एग्जामिनर घुमा देगा, कि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाने बैठ जाए ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से बना रहा है, क्योंकि आर्टिकल 53 इतनी कॉन्फ्यूज तरीके से ला गया कि आर्टिकल राष्ट्रपति भी समझ में नहीं आ रहा कि आर्टिकल 53 में उसके पास इतनी शक्तियां हैं, बल्कि आर्टिकल 74 में जाकर देखें तो उसके पास कुछ भी शक्तियां नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 74 में यह स्पष्ट बात कही गई है कि आपको सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद दी जाएगी जिसको आपकी सलाह मानने बाध्यकारी होगी। यानी आर्टिकल 74 में यह बात कहा गया है 42 संविधान में, अगर आपको मंत्रिपरिषद यह सलाह दे देना कि आप ये सलाह दे दे कि आपको ये बिल मानना बाध्यकारी होगा, तो आपको बिल मानना बाध्यकारी होगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इंदिरा गांधी ने एक नियम बना दिया थी कि 42वें संविधान संशोधन से उन्होंने कह दिया था कि आर्टिकल अगर आपको राष्ट्रपति को यह कह दिया था कि मंत्रिपरिषद ये लिख कर दे देना कि आपको ये बिल मानना अनिवार्य है, तो उसको मानना अनिवार्य कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे उन्होंने स्पष्ट कह दिया था 42 संविधान संशोधन में। पर आगे जाके 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, उसमें 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, उसमें मोरारजी देसाई ने इसमें एक संशोधन कर दिया था कि उन्होंने कह दिया था कि इसमें आप एक बार सलाह के लिए वापस लौटा सकते हो। अगर राष्ट्रपति को ऐसे पता चलता है कि मुझे यह बिल में कोई गड़बड़ी लग रही है तो आपको सलाह के लिए वापस लौटा सकते हो। अगर वापस आप ये कहते हो आपको 44वें संविधान संशोधन से ये बात मिली तो सही थी कि सलाह के लिए वापस लौटा सकता है, बल्कि अगर आप बात करते हो 44 संविधान संशोधन एक बार बिल लौटाकर अगर वापस फिर राष्ट्रपति के पास जाता है बिल, तो वहां पे जाकर उसको सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे।
क्योंकि वहां पर जाकर वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार पूरी लौटाने की शक्ति है, उसके बाद में वो नहीं कह सकता कि मैं इसमें साइन नहीं करूंगा या करूंगा, मतलब आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये आर्टिकल 53 आपको समझ में आ गया है। आर्टिकल 52 में बात कर ली, यानी भारत का एक नागरिक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ स्पष्ट शब्दों में कि अगर राष्ट्रपति शासन, भारत को एक राष्ट्रपति चाहिए, उसमें एक राष्ट्रपति होगा। 53 में एक कार्यपालिका संस्था निहित होगी, भारत तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नागरिक होगा। ये आर्टिकल 53 में बात की गई है। ठीक है, आगे आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 153 सीधा 53 है ना, वो सभी में मोस्ट है। ठीक है, यानी हमने बात कर ली है 2 आर्टिकलों की। आगे हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 54 की, यानी आगे हमारा आर्टिकल रहेगा 54। आर्टिकल 54 यह कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होगा। ये बात इसमें किसने कही थी? यह आर्टिकल 54 में हमारे बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। यानी राष्ट्रपति के एक निर्वाचन मंडल होने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास चुनने के लिए उसे एक निर्वाचन मंडल की आवश्यकता होगी। जब राष्ट्रपति आगे चुनकर जाता है तो उससे पहले एक निर्वाचन मंडल होगा, यानी निर्वाचन मंडल के लिए आपको आवश्यकता होगी, जिसमें यह बात की गई है कि दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन मंडल का मतलब यह होता है कि आपके पास 2 सदन है। मैं बता देता हूँ, निर्वाचन मंडल का इसका मतलब यही होगा कि निर्वाचन में आपके पास 2 सदन है। सदन की बात करें तो लोकसभा, सदन की बात करें तो राज्यसभा। ठीक है, ये आपके पास 2 सदन है। अब इनमें निर्वाचन मंडल का शब्द क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होके गए हैं ना, उन्हीं की होगी। यानी लोकसभा की बात करें उसमें भी क्या होना चाहिए? निर्वाचन सदस्य। राज्यसभा की बात करें तो उसमें भी क्या? निर्वाचन सदस्य। यानी निर्वाचन मंडल का यही है कि उसको चुनना है। अगर आपको राष्ट्रपति चुनना है तो उसमें आपको निर्वाचित सदस्यों को ही वोट डालने होंगे, यानी निर्वाचित सदस्य ही वोट डालेगा। निर्वाचन मंडल का यही होता है कि अगर राष्ट्रपति आपने चुन रखा है, सॉरी मैं गलती से राज्यपाल बोल रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति आपको चुनना है तो उसमें आपको निर्वाचित मंडल के ही वोट डालने होंगे। ऐसे नहीं कि आप जैसे लोकसभा की बात करें तो मनोनीत डाल देते हो, राज्यसभा में मनोनीत। लोकसभा में तो आर्टिकल इसको मनोनीत सदस्यों को तो समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि लोकसभा में मनोनीत सदस्य कुछ नहीं रहे। ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो वहां से जो मनोनीत सदस्य चुन के जाते हैं ना, जैसे कला में, संस्कृति में, साहित्य में, वैसे सदस्य जो आपके चुन के जाते हैं राज्यसभा में, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, उन सदस्यों को वोट न डालकर केवल जो निर्वाचित होकर जाते हैं ना, यानी केवल जो निर्वाचित होकर जाते हैं वो सभी वोट डालने के लिए योग्य होंगे। यानी निर्वाचन मंडल में यही मतलब है कि आर्टिकल 54 में यह बात स्पष्ट कही गई है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होगा। यानी राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति की जो आप वोट डालने जाते हो तो उसमें यह बात स्पष्ट लिखी गई है कि निर्वाचन मंडल में कि जो आपके राज्य लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य है वो ये वोट डालने जाएंगे। ठीक है, ये निर्वाचन मंडल की पहली बात है। आगे हम दूसरी बात करते हैं, तो सभी राज्यों का, यानी निर्वाचन मंडल में राज्य भी भाग लेंगे, ऐसी बात नहीं है। राज्य की बात, यह बात लिखी है, हम राज्य की बात करते हैं। राज्य में बात ठीक है, हम आगे बात करें, यानी आपने निर्वाचन मंडल की बात की। निर्वाचन मंडल में यह होता है कि निर्वाचन चुना जाता है, जो निर्वाचन वोट डालेगा वही निर्वाचन मंडल कहलाएगा। ठीक है, जिसमें मैंने बात करी लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में कुल वोटें होते हैं 543, जिसमें राज्यसभा में और लोकसभा की बात करें, लोकसभा में वही सदस्य जाएंगे जो निर्वाचन सदस्य होंगे वो वोट डालेंगे, और राज्यसभा में वही सदस्य होंगे जो निर्वाचन सदस्य होंगे वही वोट डालेंगे। यानी इसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालेंगे, मनोनीत सदस्य को वोट डालने का अधिकार नहीं है उसके पास। ठीक है, और जो हमारे राज्य निर्वाचन मंडल के लिए हम लोकसभा, राज्यसभा प्लस
राज्यों की विधानसभाओं की जो है ना उनकी बात करते हैं, यानी राज्यों में विधानसभा में निर्वाचित सदस्य है वही वोट डालेंगे। अगर हम बात करें राज्य में जितने विधानसभा के, हमारे पास राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान स्टेट के 200 विधायक है, यानी 200 विधायक ही राजस्थान में वोट डालने योग्य होंगे। ऐसे नहीं है कि विधायकों मतलब ये होता है कि हम सीधे तौर पर सीधे तौर पर हम राष्ट्रपति को वोट नहीं डालते हैं। राष्ट्रपति को सीधे तौर पर वोट डालने का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, यही मतलब है। यानी राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट वोट नहीं देते, क्योंकि ये एक अलग से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अलग से होते हैं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री में डायरेक्ट वोट डालते हैं, मुख्यमंत्री में डायरेक्ट वोट डालते हैं, बल्कि राष्ट्रपति में डायरेक्ट वोट नहीं डालते, क्योंकि राष्ट्रपति को हम वोट डालने के लिए हमें किसको डालना पड़ेगा, पहले हम चुन के डालते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति को एमपी को भी चुन के डालते हैं और एमएलए को भी चुन के डालते हैं। अब एमपी और एमएलए दोनों वोट है ना, वो किसको डालेंगे, राष्ट्रपति को डालेंगे। जो हमारे द्वारा चुने हुए एमपी और एमएलए है ना, वही आके जाके राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, जिसे एकल संक्रमण अनुमानित पद्धति कहते हैं, जिसकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें एकल संक्रमण पद्धति आती है, ठीक है। यानी एक आर्टिकल 54 में ये बात कही है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल से होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, न कि मनोनीत सदस्य। मैंने ये बात फिर से कह रहा हूँ, आर्टिकल 54 में ये बात कंफ्यूज करती है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा, तो आपको बेझिझक से कर देता है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति का वोट नहीं डालेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का वोट डालने के लिए ओनली निर्वाचित सदस्य ही वोट डालेंगे। यानी हमारे पास जो राज्यसभा के जो सदस्य जितने हमारे पास, मान लीजिए राजस्थान में 10 सदस्य राज्यसभा चुनकर जाते हैं, ठीक है, यानी 10 सदस्य राजस्थान चुनकर जाते हैं राज्यसभा में, वही सदस्य ओनली वोट डालेंगे, ठीक है। यानी राज्यसभा में 10 सदस्य चुनते हैं वही वोट डालेंगे। अब बात करते हैं निर्वाचन विधानसभा में निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं, यानी विधानसभा में निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा में निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। बल्कि विधान जो परिषद है ना विभिन्न राज्यों में, जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, अब ये बात है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, वो वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि विधानसभा में ही ओनली विधानसभा सदस्य चुन के जाते हैं, विधान परिषद तो एक अलग से बनाई जाती है, ठीक है। जिस प्रकार विधान परिषद जिस प्रकार मनोनीत सदस्यों की बनाई जाती है, ठीक है। अब विधानसभा की परिषद के वोट नहीं डाले जाएंगे, यानी विधानसभा परिषद के वोट नहीं डाले जाएंगे, बल्कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के वोट डाले जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं इसमें आगे की बात हम कर सकते हैं, यानी हमारे पास लोकसभा राज्यसभा हो गई और विधानसभा हो गई, प्लस हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, यानी यूटी में हमारे पास 2 यूटियों के ऐसी है जिसको अपनी राज्य 2 यूटियों में से एक यूटी है जो राष्ट्रपति के वोटों में भाग लेती है, उसकी बात करते हैं। एक तो दिल्ली हमारे पास प्लस दिल्ली है प्लस पुडुचेरी है, यानी 2 यूटीएससी हमारी जी है जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है, जिसमें ओनली निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं, वही याद रखना है। क्योंकि आर्टिकल ये कब लागू हुआ था, 17वें संविधान संशोधन से, यानी 17वें संविधान संशोधन से यह कहा गया था, 17वां संविधान संशोधन 1999 में हुआ था, ठीक है। यानी 17वें संविधान संशोधन से यह बात की गई थी कि जो राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल जो वोट डालने निर्वाचन करते हैं राष्ट्रपति को, उनमें 2 यूटियों का लिया गया था, दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर का अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर आप जुड़िए, आप उनको बात करें, आगे जो 2027 के चुनाव होते हैं उसकी बात करें अलग से करेंगे, 2027 में चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। बल्कि अभी तौर पर दिल्ली में, यानी अब मैं बताता हूँ मुख्य रूप से राष्ट्रपति को कितने जने वोट डालते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं राष्ट्रपति को, ध्यान से सुन लेना ये लाइन, लोकसभा के राष्ट्रपति को निर्वाचित वोट डालते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, ठीक है, और राज्य के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य वो वोट डालेंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डालेंगे, ठीक है। इसमें ना तो मनोनीत सदस्य लोकसभा के डालेंगे, ना मनोनीत सदस्य राज्यसभा के डालेंगे, ना विधान परिषद के सदस्य डालेंगे, ठीक है। यानी निर्वाचित मंडल में ये मुख्य रूप से ये बातें की गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यानी ये निर्वाचित सदस्य हम भाग नहीं लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बात समझ में आ गई आपको? ये हमने अभी तक बात की आर्टिकल 3, आर्टिकल मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, आराम से देखते जाना आप। आर्टिकल 3 की बात की है, ठीक है। हमने आर्टिकल भाग 5 से स्टार्ट किया था, हम 5 यूनियन संघ की बात कर रहे हैं, यूनियन संघ में हम आर्टिकल 52 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 52 ने आपको बता दिया मैंने, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होना अनिवार्य है। आर्टिकल 53 में बात करी उसकी कार्यपालिका शक्ति है, उसमें निहित होगी। आर्टिकल 53 में स्पष्ट बात की गई है कि उसकी कार्यपालिका शक्ति है, किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, और तीनों सेनाओं का मुख्य कौन होगा, वो राष्ट्रपति ही होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
आर्टिकल 54 की, जिसमें राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होगा। अब निर्वाचन मंडल में सदस्य भाग कौन कौन लेंगे वो आप सुन लेना। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, जिसे 17वें संविधान संशोधन 1999 के द्वारा जोड़ा गया था। और बल्कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ना तो विधानसभा में लेंगे, ना राज्यसभा के, ना लोकसभा के, इन कोई भी सदस्य मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। ठीक है, फिर आगे हम आर्टिकल 55 की बात करेंगे। यानी आर्टिकल 54 हमारा हो गया निर्वाचन मंडल तक। आर्टिकल 55 की हम बात करते हैं। एक एक आर्टिकल आराम से ध्यान से पढ़ते जाना। आर्टिकल को हम 2 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55 वैसे तो ज्यादा नहीं है। आर्टिकल 55 यह बात की राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति की बात की गई है। आर्टिकल 55 की यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन, इसमें यह बात की गई राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की बात की गई। मैं इसमें मुख्य रूप से वो नहीं बताऊंगा कि संसद का कुल कितने मतों के वोट के बट्टा संसद, वो जनसंख्याओं की वो बात नहीं करेंगे। मैं ओनली इसमें ये बताऊंगा कि ये किसके द्वारा पद्धति होती है। ये है निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होती है। यानी ये अनुपातिक या एकल संक्रमणीय, ये बात याद कर लो आप। ठीक है, यानी अनुपातिक और एकल संक्रमणीय का मतलब यह होता है कि आप सीधे तौर पे राष्ट्रपति को वोट नहीं डालोगे। मैंने पिछले आर्टिकल 54 में बात ये की कि निर्वाचन मंडल की हमने बात की थी, तो उनमें हमने अच्छी तरह से बात कर ली थी कि आर्टिकल 55 में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि आर्टिकल 55 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति होगी वो किस प्रकार होगी। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होगी वो एक अनुपातिक और एकल संक्रमणीय पद्धति होगी। यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधि और एकल संक्रमणीय पद्धति होगी। क्यों? क्योंकि इसमें यह होता है कि आप न तो सीधा वोट राष्ट्रपति को डालने जाते हो ना बात, इसका मतलब ये होता है राष्ट्रपति को डालने के लिए आप सीधा वोट नहीं जाओगे। ठीक है, बल्कि दूसरे आप पहले हम एमएलए को देंगे और एमपी को देंगे। ठीक है, उनकी बात अलग से की जाएगी। यानी विधानसभा के सदस्यों के जो आप वोट उस प्रकार निकालते हैं, उसका सूत्र मैं बता देता हूँ। कुल मतों की संख्या, कुल मत इस प्रकार हम देते हैं, कुल मत प्लस कुल मतों की संख्या, यानी कुल मत प्लस कुल मतों की संख्या प्लस एक, इस प्रकार ये निकाला जाता है। ठीक है, यानी कुल मत और कुल मतों की संख्या इस प्रकार निकाला जाता है। हमारे राजस्थान में इसकी बात करें तो 129 जनता पे एक वोट आता है। यानी 129 पे एक विधायक के पीछे 129 जनता है, ये इस प्रकार होगा। ठीक है, यानी कुल वोटों की संख्या एक पे 129 आती है। ठीक है, इसमें ये मुख्य रूप से आपको ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। अगर बनाना चाहता है एग्जाम यूपीएससी बल्कि एसएससी वगैरह में इनमें ये पूछेगा कि आप निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हो उसमें किस प्रकार की पद्धति काम लेते हो, तो आपको यह बता देना है कि उसमें एकल संक्रमणीय पद्धति या अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति हम काम में लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वोटों की संख्या है ना, जिसमें विधानसभा के मत मूल्य का उसमें सबसे ज्यादा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की है लगभग 208। यह बात नोटिस कर लेना कि जो वोटों की संख्या है ना, मूल मत है ना, वो किसका है 208, किसका उत्तर प्रदेश का है यानी यूपी का है। ठीक है, वो एक बात याद कर लेना। आर्टिकल 55 में मुख्य रूप से ये बात याद करनी है। आगे तौर पर आप नहीं पढ़ना चाहोगे तो, क्योंकि आगे ज्यादा डीप पे जाओगे वो यूपीएससी लेवल का आ जाएगा, आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन देगा। बल्कि एसएससी, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्जामों के लिए आप सीधा ये पूछेगा कि निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, तो आपको बता देना है अनुपातिक प्रतिनिधि या एकल संक्रमणीय पद्धति होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसमें यह बात होगी। ठीक है, यानी आर्टिकल 56 की बात करेंगे, इसमें इतनी ही बात है। अगर आप ज्यादा नहीं जाओगे तो वो कुछ होगी। अब मैं ये बता देता हूँ कि राष्ट्रपति किस प्रकार चुने जाते हैं, वो और देख लो कि राष्ट्रपति इसमें प्रेफरेंस बनाई जाती है। यानी ए आपके पास, बी आपके पास, सी और डी। आपने वोट चुना 1 2 3 4, ये प्रेफरेंस होगी। ठीक है, अब ये देंगे आपने 2 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, 3
इसको 4 इसको, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपने किस में प्रेफरेंस ज्यादा भरी है। इसके पास कितने वोट हो गए, 3 इसके पास हो गए, 3 इसके पास हो गए, 6 इसके पास हो गए और 8 इसके पास हो गए। तो अब इनमें नतीजा किसका निकलेगा, ये मुझे जीत में जाएगा, यानी इसका वोट कट के किस में चले जाएगा, इसमें चले जाएगा, ठीक है। यानी इसका भी इसमें चला जाएगा, यानी प्रेफरेंस जिसने आपने भरी है उसका प्रेफरेंस के आधार पर होता है, बल्कि नए इसमें वोटों की गिनना के आधार पर होता है, ठीक है। ये एक अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है, ठीक है। इसमें हम बात करें तो 84वें संविधान संशोधन से आपको मैं बता देता हूँ, 84वें संविधान संशोधन जिसमें गणना के आधार पर 1971 की जनसंख्या भी रखी गई थी, यानी 84वें संविधान संशोधन होता है 1971 में, उसमें 1971 नहीं 2001 में, सॉरी 84वें संविधान संशोधन हुआ था, यानी 84 संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये बात की गई थी जिस 1971 की जो जनसंख्या है ना उसी के आधार पर हम आगे चलेंगे, यानी 1971 की जनसंख्या के आधार पर वोटों की गिनती होगी, वोट जो डालेंगे वो मूल्य मत होगा, ठीक है। इसमें मुख्य तौर पे ये बात करते हैं, इसमें 50 तो क्या होना चाहिए, 50 तो अनुमोदक और 50 प्रस्ताव हस्ताक्षर होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपने राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति ये बात कर ली, प्लस 50 तो आपका अनुमोदक और 50 आपके होने चाहिए प्रस्तावक, यानी 50 अनुमोदक प्लस 50 प्रस्तावक, 15,000 आपके पास आरबीआई में राशि जमा करानी पड़ेगी आपको, ठीक है। मुख्य रूप से 15,000 आपके पास आरबीआई में राशि जमा करानी पड़ेगी, यही बात है इसमें मुख्य रूप से, ठीक है। यानी हम आर्टिकल आज 55 तक ही करेंगे, यानी इतने आर्टिकल, हम 3 आर्टिकल बच्चे इतनी डीप से पढ़े हैं कि आपने जो कोई भी एग्जाम आएगा उसमें बाहर नहीं जाएंगे। आर्टिकल 55 की हम फिर से बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति है, इसमें आर्टिकल 55 ऐसे पूछे आर्टिकल 55 क्या है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। उसमें बात करें अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति है, इसमें अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से होता है एकल संक्रमण से होता है, जिसमें 50 तो आपके 50 तो अनुमोदक होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप राष्ट्रपति मन तो कोई सकता है, यानी मैं अगर आप अगर जाते हो या मैं अगर जाता हूँ, कोई भी जाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव उसमें है कि कोई भी लड़ सकता है। उसके पास एक कोई 2-3 शर्तें हैं, मतलब ये होता है कि आपको 15,000 राशि जमा करानी पड़ती है, यानी आरबीआई में आपको 15,000 राशि जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। ये भी राशि हर कोई करा देता है, पर ये दूसरा जो स्टेटमेंट पार करता है ना वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 50 तो क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, यानी आपको 50 ये कहना चाहिए, सिग्नेचर करने वाले होने चाहिए कि ये चुनाव लड़ेंगे, प्लस 50 आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए, यानी 50 वो होने चाहिए जो आपके समर्थन में खड़े हो, ठीक है। यानी 50 तो अनुमोदक होने चाहिए और 50 समर्थक होने चाहिए। ये राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति के लिए 2 शर्तें रखी गई है, ठीक है। इनकी क्या है, ये शर्तें हैं, ठीक है। यानी क्वालिफिकेशन मतलब वो नहीं है, तो ये राष्ट्रपति पद के जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए जो शर्तें हैं ना उनकी बात की है, ये 2 शर्तें हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए जो आपको चाहिए, नहीं अगर ये आप पूरी नहीं करते हो तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए असमर्थ होते हो, ठीक है। यानी राष्ट्रपति पद के लिए मुख्य रूप से आपको करनी चाहिए, अगर राष्ट्रपति आप चुनाव लड़ते हो तो ये 50 अनुमोदन प्लस 50 प्रस्तावक होना चाहिए, प्लस आपको आरबीआई में 15,000 राशि जमा करानी पड़ेगी। ये राशि आपने अगर लगभग 30% या 6% वोट, हाँ 6% वोट अगर आपने हासिल कर लिए 100% में से, तो आपको ये राशि वापस मिल जाएगी, नहीं बल्कि इस आरबीआई बैंक अपने पास है जमा कर लेगा। हमने आज आर्टिकल लगभग 3 आर्टिकलों की बात की है, 52 से 55 तक। मैंने आर्टिकल जितने हो सके उतने आराम से समझा दिए। अब जितने हम आगे जो आर्टिकल हमारा जो 56 रहेगा वो हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से हम आर्टिकलों को एक एक तरीके से हम पढ़ते जाएंगे, और आप बढ़िया तरीके से वीडियो को लाइक शेयर इन सभी प्रकार करते रहे, तो आपके पास अच्छा कंटेंट दूंगा मैं। एसएससी जीडी इनके लिए, एसएससी कोई भी एग्जाम हो तो मेरे से जो मैं करा रहा हूँ उससे बहुत नहीं जाएगा, तो ठीक है। आपका साथ और सपोर्ट से बना रहा, तो हम राष्ट्रपति को अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।